अब दोस्तों विभिन्न कृषि क्रांतियों को देख लेते हैं। ये भी दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी डीपली देख लेते हैं एक-एक करके। पहला दिया है हरित क्रांति। हरित क्रांति दोस्तों ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और खासकर मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के विश्व जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये अमेरिका के रहने वाले थे। वही भारत के हरित क्रांति के जनक दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। दोस्तों बहुत सारे वीडियो में बताया भी जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। ये सही भी है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन अगर पूछ दे कि एम.एस. स्वामीनाथन कहाँ के रहने वाले थे, तो बहुत सारे वीडियो में आपको नहीं मिलेगा ये चीज़। तो दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे। और किस जिले के, तो कुन्नूर जिले के। हरित क्रांति के दौरान दोस्तों अनाज उत्पादन को और विशेष रूप से किसको बढ़ावा दिया गया, तो गेहूं और चावल को बढ़ावा दिया गया। अब दोस्तों श्वेत क्रांति के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये तो आसान है, इसको ट्रिक से याद करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत प्रचलित भी है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। हरित से दोस्तों हरी चीज़ों के संबंधित मत जोड़िएगा। हरित क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है और विशेषकर गेहूं और चावल। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे, श्वेत यानी सफ़ेद क्रांति, सफ़ेद क्रांति यानी सफ़ेद कैसा होता है, तो दूध होता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है और पूरे विश्व व भारत में इनको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और ये भारत में डेयरी उद्योग को व्यवस्थित और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इनके नेतृत्व में ही दोस्तों जो अमूल कंपनी जैसे संगठनों ने दूध उत्पादन में वृद्धि लाया और जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। वर्गीस कुरियन कहाँ के रहने वाले थे, तो ये वर्गीस कुरियन केरल के निवासी थे और केरल के अरानमुला गांव के। और ये किस धर्म से बिलोंग करते थे दोस्तों, तो ये एक ईसाई थे और ये एक सीरियाई ईसाई परिवार से थे। दूसरे नंबर पे दुग्ध उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा करता है, तो अमेरिका करता है। और तीसरे नंबर पे कौन है, तो चाइना है। अब नीली क्रांति को देखते हैं। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है और मत्स्य पालन से पिसीकल्चर भी संबंधित है। और सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कौन करता है, तो मैंने बताया चाइना करता है। कितना, 33% तक, यानी 1/3 तक। और दूसरे नंबर पे कौन था, तो भारत था। भारत में कौन कौन मछली का उत्पादन किया जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों का। सबसे ज़्यादा मछली खाता कौन है, तो चाइना खाता है। अब भूरी क्रांति को देखते हैं। तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और जो डाई होती है किस कलर की होती है, डाई क्या अन्य बहुत सारी खादें, पोटास और डाई में फास्फोरस वगैरह जो होता है किस कलर का होता है, तो भूरे कलर का होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो फसलों के पैदावार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। उर्वरक यानी खाद जो होता है ये पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है जिससे कृषि के वृद्धि और विकास को सुधारा जाता है। उर्वरक की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो चाइना करता है। और इसी स्वनिर्मित भारत में चाइना से बहुत सारी खादों का निर्यात भी किया जाता है। कौन देश करता है, तो भारत करता है। बहुत सारी खादों पे देखेंगे, खास करके यूरिया में तो लिखा रहता है मेड इन चाइना, चाइना में निर्मित। चाइना में क्या क्या उत्पादन किया जाता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोट और पोटेशियम। वही भारत उर्वरक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है, तो यूरिया का करता है। और दोस्तों यूरिया इतनी गंदी खाद है, त्वरित लाभ के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है यूरिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारी कृषि या ज़मीन को क्या करती है, बंजर करती है। तो ये बहुत बेकार खाद होती है यूरिया। और इसका उत्पादन कौन करता है, तो भारत करता है सबसे ज़्यादा। वही यूएसए जो है तीसरे नंबर पे है और ये खाद यानी उर्वरक उत्पादन में सबसे ज़्यादा फास्फोरस और पोटास का उत्पादन करता है। जबकि सबसे ज़्यादा खपत की बात करें तो पहले नंबर पे चाइना है, यानी सबसे ज़्यादा चाइना उत्पाद भी करता है और खपत भी करता है। दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे कौन है, तो ब्राज़ील है। अब दोस्तों रजत क्रांति को देखते हैं। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। याद कैसे करेंगे, तो रजत मने चांदी को रजत बोलते हैं। चांदी कैसी होती है, ये मान लीजिए सफ़ेद होती है, सफ़ेद की तरह होती है, चमकती है। और अंडा भी क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा उत्पादन से संबंधित है।
सबसे ज़्यादा अंडा का उत्पादन कौन करता है? तो चाइना करता है। दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे कौन है? भारत है। जबकि खपत की बात करें तो खपत सबसे ज़्यादा चीन करता है, दूसरे नंबर पे मैक्सिको करता है, तीसरे नंबर पे जापान करता है। मैक्सिको को दोस्तों मॉस्को मत समझिएगा। मैक्सिको जो है एक देश है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जो यूएसए के दक्षिण में पड़ता है, जबकि मॉस्को रूस की राजधानी है। तो ये मैक्सिको की मैं बात कर रहा हूँ। चाइना में तो ये भी माना जाता है कि अंडा को बच्चों के पेशाबों में रखकर खाया जाता है। क्या सही है क्या सच, ये आप देख लीजिएगा। अंडा को दोस्तों सस्ता प्रोटीन भी बोला जाता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। तिलहन का मतलब दोस्तों तेल से होता है। तेल से हमारे और आपके क्षेत्र में दोस्तों एक तिलहन फसल भी उगाई जाती है, तो उससे इसको मत समझिएगा कि उसी की बात कर रहा है। तिलहन यानी तेल से संबंधित है। तेल किस कलर का होता है? तो पीले कलर का होता है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। जो पीली क्रांति होती है इसमें ऐसे बीज या फसलें होती है जिससे तेल निकाला जा सकता है। इसमें कौन कौन होती हैं? तो सोयाबीन होता है, मूंगफली होती है, सरसों, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, पाम ऑयल आदि हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो ब्राज़ील करता है, दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना है। वही खपत की बात करें तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे अमेरिका है। सबसे ज़्यादा तिलहन में दोस्तों उत्पादन किसका किया जाता है? तो सोयाबीन का किया जाता है। और सबसे ज़्यादा भारत तेल में किसका सबसे ज़्यादा खपत करता है? तो पाम ऑयल का करता है। और पाम ऑयल दोस्तों पाम से उगाया जाता है और ये सस्ता होने के कारण भारत में इसका खपत ज़्यादा होता है। पाम कहाँ उगाया जाता है? तो थाईलैंड और इंडोनेशिया में। अब आगे देखते हैं। तो एक है कृष्ण क्रांति और ये किससे संबंधित है? तो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। और इसमें पौधों को उगाया जाता था और उनके तेलों से डीजल बनाया जाता था। ये क्रांति बहुत सफल नहीं रही क्योंकि इसमें जो तेल उत्पादन होता है ज़मीन के अंदर वाले तेल से, उससे इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी, तो ये क्रांति फेल हो गई। और इसमें बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त किया जाता था? तो कुसुम पौधा से। भारत में कहीं कहीं इनकी खेती भी की गई, फिर बाद में ये क्या हो गया? ये फेल हो गया, तो इसकी खेती बहुत नहीं होती है। तो कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है। अब लाल क्रांति को देखते हैं। तो लाल क्रांति दो चीज़ों से संबंधित है, टमाटर और मांस। और दोनों का कलर कैसा होता है? तो लाल होता है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। टमाटर के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे अमेरिका है। वही खपत की बात करें टमाटर की तो सबसे ज़्यादा खपत भी चीन पहले नंबर पे करता है, दूसरे नंबर पे भारत करता है और तीसरे नंबर पे अमेरिका करता है। अब मांस की बात कर लेते हैं। तो मांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना करता है। और चाइना में कौन सी मांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो सूअर की मांस का। और दूसरे नंबर पे मांस उत्पादन में ब्राज़ील आता है और ब्राज़ील में गाय के मांस का उत्पादन ज़्यादा होता है, जिसे हम बीफ भी बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे यूएसए है। यूएसए में बीफ और चिकन मांस का उत्पादन ज़्यादा होता है। खपत की बात करें मांस खाने के क्षेत्र में कौन सबसे आगे है? तो चाइना सबसे ज़्यादा मांस खाता है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे ब्राज़ील है। प्रति व्यक्ति मांस खाने में दोस्तों अमेरिका सबसे नंबर 1 पे आता है। सबसे अच्छे टमाटर की बात करें तो सबसे अच्छा टमाटर दोस्तों संते मार्जेरिटा से प्रोसेस पिल्ड टमाटर को बोला जाता है। और किस देश में उगाया जाता है? तो इटली देश में। अब आगे देखते हैं गुलाबी क्रांति को। तो गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। झींगे का कलर हल्का हल्का गुलाबी होता है, तो इससे इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। झींगा मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो चाइना करता है, दूसरे नंबर पे भारत करता है और तीसरे नंबर पे थाईलैंड है। वही खपत की बात करें, खाता कौन सबसे ज़्यादा है? तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे जापान। आगे देखते हैं। तो आगे बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला से संबंधित है। दोस्तों यही एक भ्रम हो जाता है कि बादामी क्रांति जो है ये बादाम उत्पादन से संबंधित है, जबकि बादामी क्रांति जो है ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। फिर बादाम किस उत्पादन क्रांति से संबंधित है? तो बादाम एक फल है और फल जो है सुनहरी क्रांति के अंतर्गत आता है। तो आप लोग बादामी क्रांति से बादाम उत्पादन कभी मत समझिएगा। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला उत्पादन से संबंधित है।
मसालों में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो भारत करता है। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पे वियतनाम है। भारत में कौन कौन मसालों का उत्पादन होता है? तो हरी मिर्च, जीरा, धनिया, काली मिर्च, विश्व भर में ये सारे मसाले क्या हैं? भारत के प्रसिद्ध हैं। वही इंडोनेशिया का लौंग, काली मिर्च और जायफल विश्व भर में प्रसिद्ध है। वही वियतनाम में काली मिर्च ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। भारत में इलायची का भी उत्पादन होता है। भारत में लगभग बहुत सारे मसालों का उत्पादन होता है और भारत के मसाले पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। सबसे महंगे मसाले की बात करें तो सबसे महंगे मसालों में 3 चीज़ आते हैं: सफ़ेद इलायची, केसर और जायफल। सफ़ेद इलायची का उत्पादक भारत और ग्वाटेमाला करता है, जबकि केसर का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में ईरान करता है। केसर का उत्पादन भारत में भी होता है और भारत के किस क्षेत्र में? तो कश्मीर में होता है। और तीसरे नंबर पे महंगे मसालों में कौन है? तो जायफल है। अब देखते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो फल के उत्पादन से संबंधित है। यानी फल खा के हम क्या हो गए? सुनहरे हो गए, अच्छे हो गए। ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो फल के उत्पादन से संबंधित है। और इसी सुनहरी क्रांति में बादाम का उत्पादन भी शामिल है, न कि बादामी क्रांति में। तो ये याद रखिएगा, बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है। बादाम उत्पादन किस में आएगा? सुनहरी क्रांति में। और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल से संबंधित है। फल खा के हम क्या हो गए? सुनहरे हो गए, अच्छे हो गए। ऐसे इसको याद रखिएगा। फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है चाइना करता है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे ब्राज़ील आता है। जबकि खपत की बात करें फलों की तो सबसे ज़्यादा खपत कौन करता है? भारत करता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन पाए जाते हैं। और वेजिटेरियन से दोस्तों पर्यावरण संतुलित रहता है, क्योंकि 1 केजी अनाज को पैदा करने में जितनी पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होगी उससे बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में 1 केजी मांस के उत्पादन में आवश्यकता पड़ती है। किसकी? जल की। तो इस प्रकार जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो पर्यावरण को ज़्यादा संतुलित रखने में योगदान दे रहे हैं। तो भारत सबसे ज़्यादा फलों का खपत करता है, क्योंकि भारत में वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पे यूएसए है और तीसरे नंबर पे कौन है? तो जर्मनी और फ्रांस हैं। वही उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो चीन, भारत और ब्राज़ील करते हैं। अब लास्ट दिया है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना से। जल को दोस्तों अमृत माना जाता है, तो ऐसे आप समझ लीजिएगा कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। और आधुनिक युग की बात करें तो सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत 19वीं सदी में मानी जाती है। और ये शुरुआत कहाँ हुई? तो ये यूरोप और अमेरिका में मानी जाती है। वही भारत में नदी जोड़ो की परियोजना की अवधारणा को 20वीं सदी के मध्य में अपनाया गया। हालांकि इस दिशा में बड़े पैमाने पर प्रयास दोस्तों 2002 ईस्वी में शुरू किया गया। और नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत कौन किया? तो उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया। यहीं से दोस्तों ये वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।